वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीपीएससी की टेस्ट सीरीज चल रही है। 73 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे अपने। यह है टेस्ट नंबर 74। इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न। इस टेस्ट में हम फोकस करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के प्रश्नों पर। इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्विज। 3 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न पढ़ने के बाद। अपना सोच कर रखिएगा कि आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन की चर्चा की गई है। किसमें की गई है? केवल राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत, केवल मूल कर्तव्यों के अंतर्गत, राज्य के नीति निदेशक तत्वों और मूल कर्तव्यों में, दोनों में, ना तो राज्य के नीति निदेशक तत्वों में और ना ही मूल कर्तव्यों में। क्या है इसका उत्तर? पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन की चर्चा की गई है। देखिए, राज्य के नीति निदेशक तत्वों में भी की गई है और मूल कर्तव्यों में भी की गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन के संबंध में उपबंध राज्य के नीति निदेशक तत्वों सिद्धांतों में और मूल कर्तव्य दोनों में है। अंतर केवल यह है कि एक राज्य का कर्तव्य है और दूसरा नागरिक का। नीति निदेशक तत्वों का अनुच्छेद जो 48A है उसमें और मूल कर्तव्यों के अनुच्छेद 51A के 6 में पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन के संबंध में प्रावधान किया गया है। अच्छा, बात की जाए नीति निदेशक सिद्धांतों की या तत्वों की, तो कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक हैं? ये 36 से लेकर 51 तक हैं। और स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर बाद में, मूल संविधान में नहीं, बाद में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया किस में? इसी भाग 4 में जोड़ा गया। तो यहाँ 51A हो गया ये। फिर 51A के बाद 1 2 3 4 कितने तक हैं? 11 हैं। 11 के 11 तक। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 4 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग है। मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है। मौलिक कर्तव्य नीति निदेशक सिद्धांतों का हिस्सा है। मौलिक कर्तव्य नीति निदेशक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है। क्या है इसका उत्तर? सोच समझ कर आंसर करिएगा। देखिए, अभी बताया था कि मौलिक कर्तव्य जो हैं बाद में जोड़े गए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। वो 42वां संविधान संशोधन हुआ था इसके लिए। और एक इसमें जोड़े गए, चौथे के काम में जोड़े गए। चौथे में क्या है? नीति निदेशक तत्व हैं। मौलिक अधिकार तो भाग 3 में है ना। तो अब मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग हैं, गलत, मतलब गलत है। मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है। तो करेक्ट है ये वाला, भाग नहीं है, क्योंकि वो नीति निदेशक सिद्धांतों का भाग है। तो मौलिक कर्तव्य नीति निदेशक सिद्धांतों का हिस्सा है। गलत है ये भी, हिस्सा थोड़ी है, उसके साथ थोड़ी है। वो तो बाद में अमेंड हुआ ना, बाद में अमेंडमेंट हुआ तो 40 चौथे के ए में जोड़े गए। चौथे के ए में जोड़े गए। और 36 से 51 तक क्या है? नीति निदेशक सिद्धांत है। तो 51A से शुरू होते हैं ये। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है और मौलिक कर्तव्य नीति निदेशक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है। तो 2 और 4 है इसका उत्तर, बी। तो 42वें संविधान संशोधन हुआ एक 1976 के द्वारा। संविधान में एक नया भाग चौथे का जोड़ा गया। पहले से चौथा था और चौथे में है राज्य के नीति निदेशक तत्व या सिद्धांत, और चौथे के का में एक नया अनुच्छेद जोड़ा जाएगा, 51A जोड़ा गया, क्योंकि 36 से 51 तक है ना नीति निदेशक सिद्धांत। और इसमें देखिए मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया इसमें 51A में। अतः मूल कर्तव्य ना तो मूल अधिकारों का हिस्सा है और ना ही नीति निदेशक तत्वों का। स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी कि संविधान में मूल कर्तव्यों के लिए एक अलग पार्ट होना चाहिए, जैसे ये है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। मूल कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सही नहीं है, मतलब एक असत्य है। देखिए, इन्हें प्रलेखों मतलब रिट के माध्यम से प्रभावी बनाया जा सकता है। संविधान संशोधन के द्वारा इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। और किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है, जिसे न्यायालय सुनिश्चित करता है। कौन सा करेक्ट है इसमें? सॉरी, कौन सा इनकरेक्ट है, गलत ढूंढना है हमको। देखिए, ना तो नीति निदेशक सिद्धांतों के लिए ना ही मौलिक कर्तव्यों के लिए रिट नहीं निकाली जा सकती। तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट।
ये मौलिक कर्तव्यों के लिए निकाली जा सकती है, यानी भाग 3 के लिए। 4 के लिए नहीं, इसके लिए नहीं है, और ना ही है ये इसके लिए भी, केवल इसके लिए है। तो पहला वाला इनकरेक्ट हो गया। संविधान संशोधन के द्वारा इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है, इनके किनकी? मूल कर्तव्यों की। ये करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट। दूसरा करेक्ट है तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमको गलत ढूंढना है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून क्षेत्र में आता है, जिसे न्यायालय सुनिश्चित करता है। बिल्कुल करेक्ट है ये वाला। थर्ड करेक्ट है तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमको गलत ढूंढना है, केवल यही सही है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तर हमारा, क्योंकि कथन एक ही गलत होगा इनमें, बाकी दूसरा और तीसरा करेक्ट है। तो कथन एक असत्य है, क्योंकि मूल कर्तव्य न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात न्यायालय इन्हें प्रभावी बनाने के लिए रिट या प्रलेख नहीं निकाल सकता, ना ही हाई कोर्ट और ना ही सुप्रीम कोर्ट। संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है, जैसा कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा बढ़ाई गई है। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए भी न्यायालय द्वारा इनका उपयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित पर विचार करना है। राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वन्य जीव और प्राणी। अब बताइए उपरोक्त में से किसका या किनका संरक्षण करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा? भारतीय संविधान के हिसाब से चलिएगा। राष्ट्रगान कौन सा है? जन गण मन अधिनायक जय है। और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। अनुसूचित जनजाति समुदाय, अनुसूचित जनजाति समुदाय किसके किनके संरक्षण की बात की गई है? नागरिकों का कर्तव्य होगा संविधान में केवल वन्य जीव एवं प्राणी का। किसका? मूल अधिकारों में केवल वन्य जीव एवं प्राणियों की बात की गई है, तो केवल 4 हो जाएगा इसका उत्तर। राष्ट्रगान की नहीं है, राष्ट्रीय ध्वज की नहीं है, अनुसूचित जाति जनजाति की नहीं है, तो सी है इसका उत्तर फिर। तो देखिए केवल कथन 4 सही है, क्योंकि अनुच्छेद 51(a) के 6 में कहा गया है कि वन, झील, नदी और वन्य जीव की रक्षा और संवर्धन करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। राष्ट्रगान और राष्ट्र ध्वज के बारे में प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 51 का में किया गया है, किंतु इसके संरक्षण और संवर्धन की बात नहीं की गई है। तो एक एक लाइन चलनी चाहिए एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट, इतनी छोटी छोटी चीज़ों से भी गलत हो जाता है। किसके संरक्षण की बात की गई है? नागरिक का कर्तव्य में, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है किसका? संरक्षण करना। तो इनके संरक्षण और संवर्धन की चर्चा नहीं की गई, बल्कि आदर करने की बात की गई। किसका? राष्ट्रगान का आदर की बात की गई है, राष्ट्रध्वज का आदर की बात की गई है, आदर करने की बात की गई है। एक एक पॉइंट पकड़िए, शब्दों को पकड़िए। संरक्षण और संवर्धन की बात नहीं की गई है, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज के आदर की बात की गई है, इसलिए नहीं होगा, इसलिए इनको हम एलिमिनेट कर रहे हैं। अब बात करते हैं इसकी SC ST समुदाय की। तो देखिए इनके लिए अनुसूचित जाति और जनजाति की चर्चा मूल कर्तव्यों में जो है वो कहीं नहीं की गई है, इसलिए सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर 4 है, सी। इंपॉर्टेंट है सारे के सारे प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देश की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करना, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की रक्षा करना। उपरोक्त में से कौन सा या से मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, 51 का ए। तो देश की रक्षा करना हमारा मौलिक कर्तव्य है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना मौलिक कर्तव्य है, प्राकृतिक संरक्षण की रक्षा और संवर्धन करना भी मौलिक कर्तव्य है, लेकिन राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की रक्षा करना एक नीति निर्देशक सिद्धांत है हमारा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, DPSP है। तो ये तो हैं ऊपर के चौथे के ए में, जिसमें है मूल कर्तव्य, और नीचे का है ये वाली लाइन है चौथे में भाग। तो इसको एलिमिनेट करिए, ये नहीं होगा, और नहीं है ही पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो चौथा नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए कथन 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन है, अतः ये गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण संबंधी प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 49 में किया गया है, ना कि मूल कर्तव्यों में। और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। तो 49 क्या हो गया? एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत हो गया ना, क्योंकि मौलिक कर्तव्य तो 51A से स्टार्ट होते हैं।
अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और इसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? देखिए, यह प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा में सीधा सीधा पूछा गया है 2014 में या 15 में, सीधा सीधा एकदम। तो क्या है इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य है ये हमारा। तो देखिए, देश की संप्रभुता या प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और इसे अक्षुण्ण रखें का उपबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में है, जो एक मौलिक कर्तव्य है, और उसमें भी गा में है। मतलब स्टार्ट होते हैं ना, का, खा, गा, या ABCDEFGHIJ के तक हैं ये, ए से लेकर के तक, और के जो है वो 11वां वर्ड होता है, और जो गा है वो तीसरा होता है, सी यानी। तो थर्ड में आपको मिल जाएगा, तीसरी लाइन है ये, जिसमें लिखा गया है मौलिक कर्तव्य में भारत की संप्रभुता या प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और इसे अक्षुण्ण रखें। जब ये प्रश्न आया तो बहुत सारे स्टूडेंट ने प्रियम्बल मार दिया इसका, संविधान की प्रस्तावना में, वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अम्लीय वर्षा के प्रभाव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उच्च तुंगता मतलब हाई अल्टीट्यूड वाले वन अम्ल वर्षा के प्रति ज़्यादा सुवेद होते हैं। मृदा से पोषक तत्वों के निक्षालन का प्रमुख कारण अम्लीय वर्षा है। किसी खास वातावरण में सूक्ष्म जीवों की जातियों का प्रसार और उत्पादन मृदा का पीएच निर्धारित करता है। देखिए 7 है ऑप्टिमम, अगर इससे नीचे जाएगी तो मिट्टी है अम्लीय, ऊपर जाएगी तो मिट्टी है क्षारीय, या पदार्थ भी कह सकते हैं। तो ये तो सारे के सारे करेक्ट हैं, डी है इसका उत्तर, उपरोक्त सभी 1 2 3। तो उपरोक्त तीनों कथन सत्य हैं। उच्च तुंगता वाले वन अम्ल से युक्त बादल और कोहरे से घिरे होते हैं, जो अम्ल वर्षा से ज़्यादा अम्लीय होते हैं, और इसलिए उच्च तुंगता वाले वन अम्ल वर्षा के प्रति ज़्यादा सुवेद होते हैं। अच्छा देखिए, अम्ल वर्षा के कारण मृदा की उत्पादकता में ह्रास होता है, जिसके कारण पोषक तत्वों का निक्षालन होता है, और मिट्टी जो है क्या होती है, अनुर्वर हो जाती है। ज़्यादा अम्लीय होगी तो फिर कैसे फसलों के लिए उपयुक्त थोड़ी होगी वो। अच्छा, एक प्रश्न आता है कि मिट्टी अगर अधिक अम्लीय है तो उसकी अम्लता घटानी है हमको, तो कैसे घटाएंगे, क्या मिलाएंगे उसमें? चूने का पत्थर। क्या मिलाएंगे? चूना पत्थर। अब देखिए, निम्न मृदा पीएच के सूक्ष्म जीवों की संख्या में कमी लाता है। निम्न मृदा पीएच, इसका मतलब क्या हो गया? जिस मिट्टी का पीएच मान कम है, मतलब वो कम अम्लीय है, तो क्या होगा, सूक्ष्म जीवों की संख्या जो है वो कम करेगी। सॉरी, निम्न पीएच का मतलब है 7 से कम, यानी अधिक अम्लीय हो गई, उल्टा बोल दिया मैंने। निम्न मृदा पीएच का मतलब है वो अधिक अम्लीय हो गई। अब जब वो अधिक अम्लीय हो जाएगी तो सूक्ष्म जीवों तो पनप नहीं पाएंगे ना उसमें। सूक्ष्म जीव कैसे पनपेंगे उसमें? सूक्ष्म जीवों की संख्या में कमी करती है। इन सूक्ष्म जीवों का कार्य मृत एवं विघटनशील पत्तियों और वन के दूसरे कार्बनिक कचरों का अपघटन करना है। जो सूक्ष्म जीवी होते हैं क्या काम करते हैं? वो सड़े गले पदार्थों को डिकम्पोज करते हैं ना, उनको पौधों के लिए वापस क्या करते हैं, उनको खाद के रूप में बनाते हैं। अगर मिट्टी ज़्यादा अम्लीय हो जाएगी, उसका पीएच मान कम हो जाएगा, निम्न हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सूक्ष्म जीवों की संख्या जो है वो घट जाएगी, कम हो जाएगी। तो डिकम्पोज कौन करेगा? सड़ी गली पत्तियों और मरे हुए जीवों को। खाद कौन बनाएगा उनको? तो इससे जो है प्रभावित होती है खाद्य श्रृंखला। किसी वातावरण में किसी सूक्ष्म जीवों की जातियों के प्रसार एवं उत्पादन दर को पीएच निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित पर विचार करना है। अस्थमा, श्वसन संबंधी बीमारियां, दीर्घकालिक व्रंकाइटिस और पल्मोनरी एम्फीसेमा और कैंसर। अब बताइए, उपरोक्त में से कौन से अम्ल वर्षा के कारण हो सकते हैं? उपरोक्त में से कौन से अम्ल वर्षा के कारण हो सकते हैं? देखिए, अस्थमा तो हो सकता है एसिड रेन के कारण, श्वसन संबंधी बीमारियां भी हो सकती हैं, दीर्घकालिक ब्रंकाइटिस भी हो सकता है, और पल्मोनरी एम्फीसेमा भी हो सकता है, कैंसर हो सकता है प्रत्यक्ष रूप से। तो ये सारे के सारे हो सकते हैं, डी एस का उत्तर 1 2 3 और 5 4 5। तो उपरोक्त सारे के सारे करेक्ट हैं। अम्ल वर्षा का मानव स्वास्थ्य पर कई प्रकार से प्रभाव पड़ता है। अम्ल वर्षा या एसिड रेन से लोगों को दुर्गंध, दृश्यता की कमी, त्वचा, आँख, नाक एवं श्वसन पक्ष रेस्पिरेशन ट्रैक जो है उसमें असहजता हो जाती है। अस्थमा, श्वसन संबंधी परेशानियाँ जैसे सूखा कफ, सिर दर्द आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और कुछ प्रत्यक्ष प्रभाव होते हैं एसिड रेन के, जैसे दीर्घकालिक ब्रोंकाइटिस और पल्मोनरी एम्फीसेमा और कैंसर आदि रोग जो हैं
वो अम्ल वर्षा के कारण उत्पन्न हो सकते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। हेलसिंकी प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? सल्फर के उत्सर्जन में कमी से है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड का भंडार गृह समुद्र जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का भंडार गृह है। सागर का अम्लीकरण समुद्र द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड का अवशोषण करने से। कौन सा सही सुमेलित है इसमें, बताइए। देखिए, हेलसिंकी प्रोटोकॉल लाया गया सल्फर के उत्सर्जन को कम करने के लिए लाया गया। करेक्ट है ये वाला स्टेटमेंट। जो समुद्र होता है ना, समुद्र, वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का भंडार गृह होता है। ये करेक्ट है स्टेटमेंट सेकंड वाला भी। सागरीय अम्लीकरण जो है वो समुद्र द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण से होता है, ना कि सल्फर डाइऑक्साइड के अवशोषण से। थर्ड वाला गलत है, इसको एलिमिनेट करिए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो तीसरा वाला जो गलत है, क्योंकि सागरीय अम्लीकरण की घटना समुद्र द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अवशोषण से होती है, CO2 के, तथा समुद्री जल के साथ प्रतिक्रिया के फलस्वरूप घटित होती है, ना कि सल्फर डाइऑक्साइड के। शायद पहले भी चर्चा हुई है इस पर। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। ध्यान से सुनिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओजोन का निर्माण मतलब O2। ओजोन का निर्माण O3, O2 तो ऑक्सीजन है। ओजोन का निर्माण सूर्य के प्रकाश की पराबैंगनी किरणों के ऑक्सीजन अणुओं के साथ अभिक्रिया से होता है। फिर से सुन लीजिएगा, ओजोन का निर्माण कैसे होता है? सूर्य के प्रकाश से जो पराबैंगनी किरणें आ रही है ना, वो पराबैंगनी किरणें ऑक्सीजन जो गैस है एनवायरनमेंट में O2, उसके साथ क्रिया करके बनाती है O3। सेकंड स्टेटमेंट है, पराबैंगनी सौर विकिरण और ओजोन अभिक्रिया द्वारा ओजोन का प्राकृतिक विघटन होता है। देखिए, ओजोन बन रही है और प्राकृतिक रूप से उसका विघटन भी हो रहा है, लेकिन विगत कुछ वर्षों में कुछ खतरनाक गैसों की मात्रा पर्यावरण में बढ़ जाने के कारण क्या हो रहा है? ओजोन ह्रास हो रहा है। जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई, ओजोन के लिए क्या है? वो जहर है, दुश्मन है उसकी पक्की। तो पराबैंगनी सौर विकिरण, ओजोन कैसे बनी? पराबैंगनी किरणें आई, कहाँ से आई? सूर्य के प्रकाश से, रेडिएशन की प्रोसेस से, विकिरण द्वारा। इन्वायरमेंट में क्या मिला उसको? ऑक्सीजन मिली O2, उसके साथ क्रिया करके क्या बनाया उसने? O3, ओजोन बनाया। ओजोन बन गई, अब एक लेयर तैयार हो गई। अब लेयर तैयार हो गई, लेकिन प्रक्रिया तो कंटिन्यूसली है ना, अनवरत है, मतलब चलती जा रही है, निरंतर है। फिर क्या हो रहा है? वही जो दोबारा फिर से आ रही है अल्ट्रावायलेट, जो बनी हुई ओजोन है, उसके साथ क्रिया कर रही है। फिर क्या कर रही है? इसका ह्रास कर रही है ओजोन का। लेकिन ये प्रकृति अपने आप को जो है पुनर्भरण करती रहती है। लेकिन मानव हो गया, या जैसे जैसे समय बीता, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, ये क्या है? उस चीज़ को बढ़ा देते हैं। अभी देखिए, ओजोन छिद्र हुआ था, मतलब कई सालों से था, लेकिन फट गया था इस लॉकडाउन के चलते। अंटार्कटिका में न्यूज़ में था, चर्चा में रहा था काफ़ी दिन, लेकिन फिर से लॉकडाउन खुलेगा, फिर वैसे ही हो जाएगा सब कुछ। तो करेक्ट है फिलहाल दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, ओजोन का निर्माण सूर्य के प्रकाश से आने वाली पराबैंगनी किरणों के साथ ऑक्सीजन अणुओं से अभिक्रिया द्वारा होता है। पराबैंगनी सौर विकिरण और ओजोन की अभिक्रिया द्वारा ओजोन का प्राकृतिक रूप से विघटन भी होता है। इस प्रक्रिया में ओजोन का ऑक्सीजन O2 और एकल ऑक्सीजन O में विलगाव होता है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, फंडा क्लियर हो गया होगा। अच्छे से रिवीजन कर लेना इन 10 प्रश्नों का। धन्यवाद।